ये गाइस तो की हालचाल आए हो सब बढ़िया। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे छोटे से चैनल स्टडी डीएस पे। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे और पिछली वीडियोस देख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्लेलिस्ट चल रही है भारतीय संविधान सभा की, तो आज उसी की प्लेलिस्ट को हम आगे बढ़ाएंगे इसमें पार्ट नंबर 4 के साथ। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 15 और लेक्चर नंबर 14 इन दोनों में पार्ट नंबर 3 को अपलोड किया है। पार्ट नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा था, संविधान निर्मात्री सभा के बारे में पढ़ा था। संविधान निर्मात्री सभा जिसमें कि हमने क्या क्या पढ़ा था कि टोटल जो सदस्यों की संख्या थी संविधान सभा में वो 389 थी, इसमें से 296 निर्धारित सदस्यों के लिए चुनाव हुए थे और किस किस पार्टी को कितने कितने सदस्य किस किस पार्टी के निर्वाचित हुए थे और महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी उसमें, और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। उसके बाद फिर हमने देखा था कि कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर जो पहला अंतरिम मंत्रिमंडल गठित हुआ था 2 सितंबर 1946 को, उसमें हर एक मंत्रालय के मंत्री कौन कौन से थे, मुस्लिम लीग का विरोध क्यों हुआ था, सारी चीजें हमने पिछले वीडियोस में देखा। उसके बाद फिर लेक्चर नंबर 15 में उस रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अपलोड किया गया था। आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए पार्ट नंबर 4 जिसमें कि संविधान सभा के कार्यकाल के विषय में पढ़ेंगे। चलिए टाइम को खराब न करते हुए चलिए वीडियो को आज की वीडियो में जल्दी से शुरू करते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक पेज की लिंक दी हुई है, आप उस पर जाकर सारे नोट्स और क्वेश्चंस उससे पा सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ का पहला पॉइंट क्या कह रहा है, 9 दिसंबर 1946 दिल्ली काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। इसका मतलब क्या हुआ कि संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। प्रथम बैठक वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और कहाँ हुई थी, दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। तो पहला तो आपको डेट याद रखनी है कि कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 में पहली बैठक हुई थी भारतीय संविधान सभा की। और दूसरा स्थान किस स्थान पे हुई थी, दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। एक बार फिर से जो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। और फिर उसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि उस संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, जितने लोगों की संविधान सभा थी, जितने लोग संविधान सभा में थे उसमें सबसे बुजुर्ग सदस्य थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जब हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो उसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी सदस्य, संविधान सभा का अस्थायी सदस्य घोषित किया गया था। उसी दिन किसको, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी सदस्य उसी दिन घोषित किया गया था। और फिर प्रथम बैठक में जो पहली बैठक हुई थी उसमें कुल कितने सदस्य उपस्थित थे, तो जो पहली बैठक में 9 दिसंबर 1946 की पहली बैठक थी उसमें कुल सदस्य जो उपस्थित थे वो थे 210, टोटल 210 सदस्य भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित थे। अगले पॉइंट में देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946, अर्थात जो 11 दिसंबर 1946 की जो बैठक हुई थी, पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसके बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 की जो बैठक हुई थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष घोषित किया गया था। किसका, भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष घोषित किया गया था, परमानेंट अध्यक्ष, और वो अंत तक इस पद पर बने रहे। कब, 11 दिसंबर 1946 को। तो डेट याद रखिए, 9 दिसंबर 1946 की प्रथम बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य घोषित किया गया था भारतीय संविधान सभा का, और 11 दिसंबर 1946 की जो बैठक हुई थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष घोषित किया गया था और ये अंत तक इस पद पर बने रहे थे। ये थे शुरुआती 4 पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट क्या है कि जो बी.एन. राव इनको संवैधानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया, या फिर संवैधानिक सलाहकार का पद इनको दिया गया, फिर इस पद पर इनका चयन किया गया, संविधान सभा द्वारा इनको इस पद पर चुना गया। संवैधानिक सलाहकार अर्थात संविधान से रिलेटेड जो भी कोई भी चीज के विषय में ये अपनी सलाह देते थे या फिर अपने विचारों को व्यक्त करते थे, उससे रिलेटेड सलाह एडवाइस देते थे। कौन, बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। उसके बाद क्या हुआ, उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा
पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और इससे संविधान की आधारशिला रखी गई। कब? 13 दिसंबर 1946 को। और प्रस्ताव का नाम क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव। किसके द्वारा किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ये प्रस्तुत हुआ था 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन पारित कब हुआ था? पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। अर्थात जो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था वो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था और 22 जनवरी 1947 को वह पारित हुआ था। इन दोनों डेटों को याद रखना। अगर पूछा जाए प्रस्तुत कब हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। अगर पूछा जाए पारित कब हुआ था? पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को। तो दोनों चीजें अलग अलग हैं। अब ये देखते हैं कि उस उद्देश्य प्रस्ताव जिससे संविधान सभा की आधारशिला रखी गई थी उसमें क्या क्या बातें कही गई थी। चलिए देखते हैं उन सभी बातों को। आइए देखते हैं उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या बातें कही गई थी। जो पहली बात उसमें कही गई थी, पहली बात ये कही गई थी भारत एक पूर्णतः स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न गणराज्य होगा। भारत एक पूर्णतः स्वतंत्र और प्रभुत्व संपन्न गणराज्य होगा जो कि अपने संविधान का निर्माण स्वयं करेगा। ये पहला पॉइंट उसमें जो कहा गया था वो है। और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि ब्रिटिश भारत में जो क्षेत्र आते हैं या फिर ब्रिटिश भारत कहे जाने वाले जो क्षेत्र हैं वो और भारतीय रियासतों के जो क्षेत्र भारतीय रियासतों में आते हैं और जो क्षेत्र ब्रिटिश भारत के क्षेत्र और भारतीय रियासतों के क्षेत्रों के बाहर आते हैं, ये तीनों में से कोई भी अगर चाहे तो मिलकर भारत की प्रभुत्व भारत में सम्मिलित हो सकते हैं या फिर सम्मिलित हो सकते हैं। वो कौन? ब्रिटिश भारत के क्षेत्र, भारतीय रियासतों के क्षेत्र या फिर इन दोनों के बाहर के कोई भी क्षेत्र प्रभुत्व भारत में सम्मिलित हो सकते हैं। और ये जो क्षेत्र होंगे फिर ये जो क्षेत्र इसमें सम्मिलित होंगे वो सब मिलकर क्या बनाएंगे? एक संघ बनाएंगे, मिस यूनियन। जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारा भारत एक यूनियन है, जो कि आर्टिकल 1 या 2 में इसका वर्णन भी किया गया है कि भारत एक संघ है। तो वही बात इसमें कही जा रही है कि ब्रिटिश भारत के क्षेत्र या भारतीय रियासतों के क्षेत्र या फिर जो इसके बाहर वाले क्षेत्र हैं अगर वो चाहे तो प्रभुत्व भारत में सम्मिलित हो सकते हैं और फिर ये सभी मिलकर एक संघ का निर्माण करेंगे। ये 2 पॉइंट थे। चलिए बढ़ते हैं आगे पॉइंट देखते हैं। ये देखते हैं उद्देश्य प्रस्ताव के अगले पॉइंट। उद्देश्य प्रस्ताव में और क्या क्या बातें कही गई थी। तो जो उसमें अगला पॉइंट है वो है कि भारतीय संघ तथा उसके अंतर्गत आने वाले विविध राज्य के समस्त राज्य शक्ति का जो मूल स्रोत होगी वो होगी जनता। भारतीय संघ और उसके अंतर्गत जितने भी विविध बहुत सारे अलग अलग जो राज्य आते हैं उसमें जो समस्त राज्य शक्ति होगी, जो राज्य शक्तियां होंगी, उसका जो मूल स्रोत होगा वो कौन होगा? जनता उसका मूल स्रोत होगी। उसके आगे क्या कहा गया कि भारतीय नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, पद, अवसर, कानून की समता, विचार, भाषण, अभिव्यक्ति और विश्वास, संघ निर्माण और कार्य की जो स्वतंत्रता होगी, इतनी चीजों की जो स्वतंत्रता होगी वो कानून और सार्वजनिक नैतिकता के अधीन उसको प्राप्त होगी। क्या क्या एक बार फिर से देखते हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, पद, अवसर, कानून की समता, विचार, भाषण, अभिव्यक्ति, विश्वास, संघ निर्माण और कार्य की स्वतंत्रता। इतनी सारी स्वतंत्रताएं भारतीय नागरिकों को कानून और सार्वजनिक नैतिकता के अधीन प्राप्त होगी। अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? जो भारतीय राज्य क्षेत्र है उसकी
अखंडता, भारतीय राज्य क्षेत्र की अखंडता और भूमि, जल और वायु पर उसकी संप्रभुत्व, भारतीय राज्य क्षेत्र की जो अखंडता होगी और भूमि, जल और वायु पर उसकी जो संप्रभुता होगी, उसकी न्याय तथा रक्षा किसके, सभ्य राष्ट्रों के कानून के अनुसार की जाएगी। अर्थात जो भारत राज्य क्षेत्र है उसकी अखंडता और जल, भूमि और वायु पर जो उसकी संप्रभुता है, उसकी न्याय तथा उसकी रक्षा जो होगी वो सभ्य राष्ट्रों के द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार की जाएगी या फिर होगी। चलिए देखते हैं, बढ़ती है कुछ पॉइंट, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर जो कि उद्देश्य प्रस्ताव में कहे गए थे। यह है उद्देश्य प्रस्ताव में कहा गया लास्ट पॉइंट क्या कहा गया है उसमें, ये देखते हैं। लास्ट पॉइंट में कहा गया है कि यह प्राचीन देश में अपना अधिकार और सम्मानपूर्ण अधिकार प्राप्त करता है। अर्थात जो यह प्राचीन देश है वह विश्व में अपना एक सम्मानपूर्ण अधिकार प्राप्त करता है और तथा विश्व शांति और मानव जाति के कल्याण में हमेशा सदैव पूर्ण एवं स्वैच्छिक योग अपना देता रहेगा। अर्थात फिर से एक बार देखते हैं, यह जो प्राचीन देश है वह विश्व में अपना सम्मानपूर्ण अधिकार प्राप्त करता रहेगा और विश्व शांति तथा मानव जाति के कल्याण के लिए सदैव अपना योग देता रहेगा। यह था लास्ट पॉइंट इसका उद्देश्य प्रस्ताव का। और एक और नोट पॉइंट इसमें है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव का महत्व है भारतीय संविधान में, वो वही है जो कि अमेरिका के संविधान में स्वतंत्रता की घोषणा का है। अर्थात जो अमेरिका में स्वतंत्रता की घोषणा का जो महत्व है, वही महत्व ये उद्देश्य प्रस्ताव का भारतीय संविधान में है। अर्थात तो अमेरिका की स्वतंत्रता और भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव का महत्व दोनों एक जैसा है। ये था आज का लास्ट पॉइंट। तो चलिए आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। चलिए आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं, मिलेंगे अगले दिन किसी और वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।